चलो फिर आगे करते हैं। सॉरी मेरे को पता ही नहीं लगा कब क्लास एंड हो गई। ठीक है। ठीक है। तो ये पहला वाला तो आपने समझ लिया, पहला वाला देख लिया था क्या? जो ये मैंने बताया था 109.5 कैसे हुआ? नो सर। अच्छा नहीं समझा था, चलो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ये लास्ट वाला XCF4 वाला। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब इसमें जो आपको दिया है ना, मतलब ये जो अभी आपने पढ़ा कि लोन पेयर की वजह से जो इनकी शेप चेंज हुई है, तो वो शेप चेंज मतलब जो हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब एंगल वगैरह में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये आपको नेक्स्ट वाली टेबल में दी है। ठीक है। तो ये जो है पहला वाला मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो है ये गलत लिखा है, ये 4 नहीं है बल्कि कितना है, 2 है। ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर जब 2 होंगे आपके और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 3। और 3 के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हमने पीछे पिछले से पिछले वाली टेबल हमने पढ़ी, तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो शेप बन रही थी वो कौन सी बन रही थी? ट्राइगोनल प्लेनर बन रही थी। ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर जो है शेप वो क्या थी? आपकी एक्चुअल शेप थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसमें क्या आया, एक लोन पेयर आ गया, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? लोन पेयर एक है। तो 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर आने से क्या हुआ, इसकी जो शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर से कैसी हो गई? बेंट हो गई। ठीक है। तो ये हमने इससे पिछली वाली टेबल में यही पढ़ा था। यहां पर आप देख सकते हो पहला वाला जो था, 2 अगर बॉन्ड पेयर हैं, एक अगर लोन पेयर है, तो एक्चुअल शेप क्या होनी चाहिए थी? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप कौन सी हो जाती है? बेंट हो जाती है। और इसके एग्जांपल थे आपके SO2 और O3। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताइए SO2 का एग्जांपल लेके कि SO2 का स्ट्रक्चर जो वो ऐसा हो जाता है, एंड यहाँ पर जो बीच में एंगल है वो कितना हो जाता है? 119.5 डिग्रीज हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको सामने दिख भी रहा है, ये वाला जो एंगल है वो कितना? 119.5 डिग्रीज है। लेकिन एक्चुअल में जो एंगल होता है, जो कि ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होता है, या ट्राइगोनल प्लेनर शेप में वो कितना होता है? 120 डिग्रीज होता है। वो आप कैसे देख सकते हो? लास्ट टू लास्ट टेबल में ये देखो, ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है इसमें एंगल कितना है? 120 डिग्रीज है। तो 120 से एंगल कितना हो गया? 119 डिग्रीज हो गया। और हुआ क्यों? लोन पेयर के आने की वजह से। तो वही चीज यहाँ पर ये जो राइट में लिखा हुआ है, theoretically the shape should have been trigonal planar but actually it is found to be bent or V shape। इसको V shape भी कहते हैं। ठीक है। द रीजन बीइंग द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लोन पेयर आने की वजह से क्या होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपका बढ़ जाता है, जिस वजह से शेप चेंज हो आती है, और इसका जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है 119.5 डिग्री आपका 120 से। ठीक है। तो ये आपका पहला वाला था। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है वो है आपका 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 3 प्लस 1 कितना होता है? टोटल 4। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जो एक्चुअल शेप होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है। अब ये मैं आपको बार बार नहीं दिखा रहा, एक बार और मैं दिखा देता हूं। तो प्रीवियस से प्रीवियस वाली टेबल में जब आप जाओगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमने जो शेप पढ़ी थी कौन सी पढ़ी थी? टेट्राहेड्रल पढ़ी थी। और यहाँ पर एंगल होता है कितना? 109.5 डिग्रीज। ठीक है। 109.5 डिग्रीज, ये हमने एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर एक्चुअल जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन लोन पेयर आने की वजह से जो शेप इसमें चेंज हो जाती है, कौन सी शेप बन जाती है? ट्रायगोनल पिरामिडल। ये हमने प्रीवियस वाली टेबल में अभी देखा था। ठीक है। तो ये वाला जो केस था, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, शेप कैसी हो जाती है? ट्रायगोनल पिरामिडल। ओके। एंड यहाँ पर जो आपका एंगल था वो कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो आपको एंगल दिखता है इस लोन पेयर आने की वजह से वो कितना होता है? 107 डिग्रीज हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर राइट साइड में लिखी है कि हैड देयर बीन अ बॉन्ड पेयर इन प्लेस ऑफ लोन पेयर द शेप शुड हैव बीन टेट्राहेड्रल। अगर मान लो ये लोन पेयर नहीं होता और कोई बॉन्ड पेयर ही होता, तो उस केस में यहाँ पर जो शेप होती है वो क्या हो जाती? टेट्राहेड्रल हो जाती। बट वन लोन पेयर इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन
lone pair bond pair which is more than bond pair repulsion, the angle between bond pair is reduced to 107 degree from 109.5 degree. तो क्या है, जैसे ही लोन पेयर आया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से ये जो आपका एंगल है ये 107 डिग्रीज हो जाता है 109.5 डिग्री से। ठीक है, तो ये इसका एंगल में चेंज आता है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला इन्होंने एक्सप्लेन किया है, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 4, और 4 के केस में एक्चुअल जो शेप होनी चाहिए वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन शेप लोन पेयर की वजह से कैसी चेंज हो जाती है, दो लोन पेयर की वजह से बेंड हो जाती है। इसका एग्जांपल है H2O। ठीक है, तो आपने ये देखा था कि टेट्राहेड्रल के केस में अभी एंगल कितना होता था 109.5 डिग्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर बेंड शेप में एंगल कितना हो गया 104.5 डिग्रीज हो गया, और ये हुआ क्यों, दो लोन पेयर आने की वजह से। तो वही चीज यहाँ लिखी है राइट साइड में, द शेप शुड हैव बीन टेट्राहेड्रल इफ देयर वर ऑल बॉन्ड पेयर बट द टू लोन पेयर आर प्रेजेंट, सो द शेप इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और एंगुलर। ठीक है, तो ये जो शेप है वो आपकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी अगर ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दो लोन पेयर आपके प्रेजेंट है, जिस वजह से ये जो शेप है ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी आप इसको बोल सकते हो, या एंगुलर भी बोल सकते हो, या बेंट भी बोल सकते हो। द रीजन इज लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। होता क्या है कि यहाँ पर जो लोन पेयर का रिपल्शन है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, उसके खुद के बीच में जो लोन पेयर रिपल्शन है वो आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसकी वजह से एंगल जो है इसका 104 हो जाता है, 104.5 हो जाता है कितने से, 109.5 डिग्री से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आए तो ये है आपका 4 बॉन्ड पेयर्स और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल कितने हो गए 5, और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो शेप होती है वो होती है आपकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, तो वो आप ऊपर देख सकते हो लास्ट टू लास्ट टेबल में, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, और ये जो इसका एग्जांपल क्या है PCl5 है, और यहाँ पर आपका एक तो एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और एक आपका 120 डिग्री का होता है, मतलब इसमें कुछ यानी कि 3 एंगल होते हैं या 2 एंगल होते हैं शायद 90 डिग्री के, और 3 एंगल होते हैं 120 के। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमने करा क्या कि 5 टोटल बॉन्ड पेयर की जगह हमने 4 तो बॉन्ड पेयर रखे हैं, और उस एक की जगह क्या रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया। तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, लेकिन टोटल 5 है। तो एक्चुअल शेप कौन सा होना चाहिए था, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शेप कैसा बन जाता है, सीसॉ शेप बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसका एग्जाम्पल, ये लिखा है AB4E टाइप। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 5, और शेप एक्चुअल कौन सा होता है इसका, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, लेकिन ये लोन पेयर आने की वजह से शेप कैसा चेंज हो जाता है, सीसॉ में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, SF4 है। ठीक है, तो SF4 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये इन्होंने SF4 आपको बना के दिखाया है यहाँ पे, तो ये SF4 बना है। अब यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा, नीचे वाला, ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, मतलब ये दो स्ट्रक्चर आपके पॉसिबल हो सकते हैं सीसॉ शेप वाले। ठीक है, तो ये लिखा है कि इन ए द लोन पेयर इज प्रेजेंटेड एक्सियल पोजीशन, सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो ए वाला आप फिगर देख रहे हो इसमें क्या है, जो आपका लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर जो है वो आपका एक्सियल वाली डायरेक्शन में प्रेजेंट है। सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इस लोन पेयर की वजह से 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बन रहे हैं। कैसे, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये हो रहा है आपका, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये है, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये है, और एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये वाला है। तो ये आपके क्या बन रहे हैं, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका लोन पेयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सियल यानी कि ऊपर की तरफ जब होता है, एक्सियल डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बन जाते हैं 90 डिग्री पे। लेकिन अगर फिगर इसका बी वाला देखें, बी वाला जो स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये वाली जो पोजीशन है। ठीक है, तो एक्सियल का मतलब ये वाला हो गया, और इक्वेटोरियल मतलब ये वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे समझ लो, तो एक्सियल पे जब हमने रखा तो वहां पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके रिपल्शन हो रहे थे, और यहाँ पे जब आप यहाँ पर इक्वेटोरियल पे रखते हो तो क्या होता है, देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ये वाला जो लोन पेयर बना है इसके साथ बॉन्ड पेयर ये आपका कांटेक्ट में, और ये वाला एक बॉन्ड पेयर कांटेक्ट में, बाकी ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये दोनों दूर दूर है, तो उनसे इसका कोई इतना ज्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा
कि यहाँ पर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के पेयर बन रहे थे वो सेकंड वाले में 2 हैं और ऊपर वाले में कितने थे, 3, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हेंस अरेंजमेंट बी इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये रीजन है। द शेप शोन बी इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, अ फोल्डेड स्क्वायर और अ सीसॉ। ठीक है, तो इसी शेप को हम क्या कहते हैं, सीसॉ शेप कहते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे जो लास्ट दिया है वो आपको दिया है कि अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, तो अभी भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5। एक्चुअल जो इनकी शेप बननी चाहिए थी वो कौन सी बननी चाहिए थी, ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 3+2 में शेप क्या बनती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये वाला जो मॉलिक्यूल था इसमें 3 आपके बॉन्ड पेयर, 2 आपके लोन पेयर, टोटल 5 हो गए। और ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी एक्चुअल शेप होती है, लेकिन शेप यहाँ पर लोन पेयर की वजह से कौन सी बन जाती है, टी शेप बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है ClF3। ठीक है, तो इसी को हम देख रहे हैं, यहाँ पर होगा क्या, इस वाले केस में ClF3 का इन्होंने एग्जांपल लिया और ये जो शेप बन गई, कौन सी शेप बन गई आपकी, टी शेप बन गई। और इसके भी इन्होंने क्या बनाया, ये 3 मतलब तरीके बनाए हैं। ठीक है, तो 3 तरीकों से मतलब ये हो सकता है रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। अब ये यहाँ पर लिखा है कि इन ए वाला जो फिगर है या ए वाला जो मॉलिक्यूल, उसमें जो लोन पेयर है आर एट द इक्वेटोरियल पोजिशन। तो लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजिशन पे, सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसकी वजह से क्या है, लेस आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है एज कंपेयर टू अदर्स इन विच लोन पेयर आर एट एक्सल पोजीशन। तो बाकी के जो 2 स्ट्रक्चर है उनपे लोन पेयर जो वो आपका एक्सल पोजीशन है, जहां पर क्या हो रहा है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और एक चीज और देखना है यहाँ पे, जो इससे पहले ऊपर वाला जो फिगर था, ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सियल वाला एंगल होता है ना, वो आपका 90 डिग्रीज होता है, और जो इक्वेटोरियल वाला एंगल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल जो हमने शेप देखी थी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए टोटल, ये वाली, तो इसमें ये जो आपका 90 डिग्री एंगल लिखा है इसको लिख लेना, ये वाला एंगल होता है आपका एक्सियल एंगल, और ये जो 120 डिग्री वाला एंगल है ये आपका इक्वेटोरियल एंगल है। ठीक है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली जो बॉन्ड्स बने हैं उनके बीच में जो एंगल है वो 120 है, और जो वर्टिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में जो बने हुए हैं वो उसके बीच में जो एंगल है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका VSEPR वाली थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी शेप हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, और इनके एंगल भी, क्योंकि एंगल पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि भाई टेट्राहेड्रल शेप में जो एंगल होता है, बॉन्ड बॉन्ड एंगल, वो कितना होता है, तो कितना होता है, 109.5 डिग्रीज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये बोल दें कि भाई टेट्राहेड्रल शेप है और उसमें एक लोन पेयर डाल दिया जाए, यानी कि 4 बॉन्ड, मतलब 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 आपके बॉन्ड पेयर हो जाए, एक आपका लोन पेयर हो जाए, तो उस केस में शेप कौन सी होगी, ट्रायगोनल पिरामिडल, और उस केस में एंगल कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है, ये सारी की सारी आपको टेबल से याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी टेबल पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चैप्टर का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये टॉपिक समझ आ गया, जो हमने अभी तक इतनी बातें करी हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या क्या पढ़ा है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको याद जरूर कर लेना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आज या फिर कल जो है, आपको ये चैप्टर खत्म होने से पहले पहले ये टेबल याद हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले आप टेबल क्या याद करोगे, विद नो इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब विद नो लोन पेयर, और दूसरी टेबल कौन सी है, विद लोन पेयर। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स भी, और एंगल कितने होते हैं वो भी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो एज वी नो दैट लुईस अप्रोच हेल्प इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो लुईस जो अप्रोच है, या जो लुईस क्विसल अप्रोच है, वो आपका स्ट्रक्चर बताती है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या बताती है कि स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो किसी भी कंपाउंड का, और लेकिन वो ये नहीं बताती कि भाई फॉर्मेशन जो है केमिकल कंपाउंड की वो कैसे होती है। तो it also does not give any reason for the difference in bond association enthalpies and bond length in molecules like H2 and F2। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ये भी नहीं बताता कोई, मतलब इस चीज के बारे में भी रीजन नहीं देता कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्यों है, किस किस के बीच में बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी के बीच में
और बॉन्ड लेंथ के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2 है, तो H2 की बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो आपकी 435.8 किलो जूल है, लेकिन यहाँ पर F2 की जो है वो आपकी 155 किलो जूल पर मोल है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है। क्योंकि आप हाइड्रोजन की बात ले लो, तो हाइड्रोजन में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में इस तरीके से शेयरिंग होती है। और चाहे आप फ्लोरीन ले लो, ठीक है, तो फ्लोरीन में भी क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यानी कि दोनों जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग क्यों है। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर इस चीज को नहीं बता पाता। और दूसरी चीज ये भी है कि बॉन्ड लेंथ इनमें अलग अलग है। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में 74 पिकोमीटर है, यानी कि हाइड्रोजन के केस में लेंथ क्या है, छोटी है। लेकिन फ्लोरीन के केस में जो आपका ये F2 का मॉलिक्यूल है उसमें 144 पिकोमीटर है। यानी कि हाइड्रोजन की जो लेंथ है वो क्या छोटी है, इसका मतलब उसका जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत भी है, क्योंकि ज्यादा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड छोटा। और उसी तरीके से फ्लोरीन का जो है आपका बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी कम है, और जिस वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। तो although in both the cases a single covalent bond is formed by the sharing of an electron pair between the respective atom, तो वही बात ये लिखी है कि जबकि इनके बीच में दोनों में क्या बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी और रेडियस, ये एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इट ऑल्सो गिव्स नो आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो है आपका लुईस अप्रोच, ये आपका कोई भी आइडिया नहीं बताता किसके बारे में, कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की शेप किस तरीके की होगी, उसके बारे में भी कोई हिंट नहीं देता। So similarly, the VACPR theory gives the geometry of simple molecule, but theoretically it does not explain them, and also it has limited application. तो VACPR theory की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको सिंपल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बता देता है, लेकिन थ्योरेटिकली, लेकिन ये जो है उनको एक्सप्लेन नहीं करता। और उसके मतलब VACPR थ्योरी के भी लिमिटेड एप्लीकेशन है, यानी कि वो भी इतनी ज्यादा काम की नहीं है जो अभी हमने पढ़ ली है। To overcome these limitations, the two important theories based on quantum mechanical principles are introduced. तो क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी थी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमने पढ़ा था एटम का, तो उसी के प्रिंसिपल के बेसिस पर यहाँ पर क्या है, दो और इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती है। ठीक है, पहला है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि VBT और MOT। ठीक है, तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये क्या कहता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन in 1927 and developed further by Pauling and others। तो इसको जो डेवलप मतलब इंट्रोड्यूस किया था वो हिटलर और लंदन ने किया था, एंड उसके बाद इसको डेवलप किसने किया, पॉलिंग ने किया। ठीक है, तो डिस्कशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है आपकी, ये किस किस पर बेस्ड है, यानी कि किस किस चीज पर डिपेंड करती है। पहला तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है एलिमेंट्स का उनके ऊपर, उसके बाद ओवरलैपिंग कितनी हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की उसके ऊपर, और उसके बाद तीसरी चीज क्या है, मतलब फोर्थ चीज जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे a rigorous treatment of the valence bond theory in terms of these aspects is beyond the scope of this book. Therefore, for the sake of convenience, valence bond theory has been discussed in terms of qualitative and non-mathematical treatment only. ठीक है, मतलब ये है कि valence bond theory बहुत ज्यादा डेप्थ में मतलब ऑलरेडी है डिस्कस करी हुई, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या यहाँ पर बात जो करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो क्वालिटेटिव तरीके से करेंगे और नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से करेंगे, मतलब कि हम उसमें मैथ्स वगैरह को ज्यादा इंक्लूड नहीं करने वाले। टू स्टार्ट विद लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हिच इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यानी कि H2 की, जो कि आपका सबसे सिंपल मॉलिक्यूल होता है सब में। तो कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स A एंड B approaching each other having nuclei Na and Nb and electrons present in them are represented by Ea and Eb। तो हमने दो हाइड्रोजन एटम ले लिए, एक को नाम दे दिया A और दूसरे को दे दिया B, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और उनका जो न्यूक्लियस है, पहले वाले का न्यूक्लियस को हमने Na कह दिया, दूसरे वाले को न्यूक्लियस को हमने Nb कह दिया, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले वाले में हमने Ea कह दिया कि Ea उसका इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को Eb कह दिया। तो when the two atoms are at large distance from each other, there is no interaction between them। जब ये दोनों एटम जो हैं A और B हाइड्रोजन एटम, जब ये बहुत दूर होंगे तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी कि मान लो इस तरीके से है, अगर ये इसका न्यूक्लियस हो गया,
ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपका ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी मान लो इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है सपोज। तो क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ए वाले का, वो ना तो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ बी से, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये ना तो ए वाले के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो यानी कि अगर ये दोनों पास आएंगे तो ए वाले का जो न्यूक्लियस होगा वो बी वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और बी वाले का जो न्यूक्लियस होगा वो ए वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अभी क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो अभी यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन इनके बीच में नहीं है, ठीक है। तो एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे जो मैंने अभी बताया, और रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब ये है कि पहले वाले का जो इलेक्ट्रॉन है ई ए और दूसरे वाले का जो इलेक्ट्रॉन है ई बी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ई ए और ई बी के बीच में रिपल्शन होगा, और एन ए यानी कि न्यूक्लियस जो है पहले वाले का, और एन बी जो न्यूक्लियस दूसरे वाले का, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा, ई ए और एन बी के बीच में, पहले वाले का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का न्यूक्लियस, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन पहले वाले का न्यूक्लियस, ये आपको क्या देंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस देंगे। इन दोनों के बीच में ये जो दोनों पेयर बने हैं इनके बीच में कौन से फोर्सेस होंगे, अट्रैक्टिव। और रिपल्सिव किस किस के बीच में होंगे, रिपल्सिव होंगे पहले वाले के इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन के बीच में, और पहले वाले के न्यूक्लियस और दूसरे वाले के न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखी जो मैंने आपको बता दी कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दैट इज, हाँ, और तीसरी चीज ये भी है, ये नहीं इंक्लूड करी मैंने, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो आपके पहला वाला जो एटम है Na और उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरा वाला आपका इलेक्ट्रॉन है, मतलब दूसरा वाला जो एटम है उसका न्यूक्लियस और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन Eb, तो ये भी आपके क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएंगे। तो ये एक और पेयर बन गया, ठीक है। तो यही लिखा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके किस किस के बीच में होंगे, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, तो NaEA हो गया और NbEb हो गया, ठीक है। मतलब खुद का न्यूक्लियस खुद का इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस की, पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले का न्यूक्लियस पहले वाले का इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था ऊपर। तो ये हो गई आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस की बातें। अब करें हम अगर रिपल्सिव फोर्स की बातें, तो रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में होंगे, पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन, पहले का न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी, ये Eb और Na Nb, ठीक है। तो ये आपके सारे मतलब क्या हो गए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर लिखा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर वेयरएज रिपल्सिव फोर्सेस टेंड टू पुश देम अपार्ट। अब क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करेंगे, एटम्स को दोनों को पास में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो उनको दूर धक्का मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है, तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द रिपल्सिव फोर्स। अब एक्सपेरिमेंटली जब हम ये देखते हैं कि भाई नया वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर बनते हैं, मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा होता है। अब भाई ये तो बात सीधी सीधी है ना कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तभी तो बॉन्ड बन पाएगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को इतना ज्यादा रिपल्स करेंगे कि उनका अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, तो फिर वो बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। तो एज अ रिजल्ट टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे ये दोनों पास आएंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और कम होगी मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड द सिस्टम एक्वायर्स अ मिनिमम एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आती है जहां पर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो आपके फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाते हैं, और सिस्टम में क्या हो जाती है, मिनिमम एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो एट दिस स्टेज द टू हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी बॉन्डेड, ठीक है, बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल हैविंग द बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर। तो ये वाली जो कंडीशन आएगी कौन सी, जब आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो चुके हैं, तो उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया है, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या इन्होंने एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। और ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो उसकी जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 74 पिकोमीटर है, ठीक है। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये टाइम आज इतना कम कैसे हो गया, बिकॉज
अभी इसमें दिखा रहा है कि लास्ट 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये मीटिंग यहीं पर एंड होने वाली है, मतलब क्लास जो है। तो अच्छा वो मैंने इसको देख लिया, जबकि अभी 40 मिनट्स हुए ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करेंगे फिर, इसको बाकी का आगे कल कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी लगता है मेरे को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ठीक है, तो इतना देख लेना, और बाकी फिर जो है आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको जरूर कर लेना। ठीक है, आज हमने VSEPR भी कर लिया, उसमें VSEPR के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप कर लेना। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, फिर sir. ये जो कंटिन्यू, ये हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर दो।